हेलो एवरीवन, शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मैं नंदकिशोर अपनी टीम से आपको परिचय करा दूं। मेरी टीम में है आपसे मिश्रा सर, राकेश ठाकुर सर, ब्रजेंद्र सिंह सर, सचिन मित्तल सर, भानु प्रताप सर, आशीष कुमार सर और रोहित पांडे सर। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 8860792973। टेलीग्राम आईडी है मेरा नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इस समय हम जो है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने ये देखा है कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, इतिहास। और आपको मैंने जो है कि बताया था कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का किस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। तो आपसे हमने जो है चर्चा किया था कि जो भारत था यूरोप के लिए, भारत प्लस दक्षिण पूर्व एशियाई देश, एशियाई द्वीप, ये सब जो है कि यूरोप के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण थे। क्योंकि यहाँ पे देखो, भारत में गर्म मसाले मिलते थे, मसाले, इनका व्यापार वो करते थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कपड़े का व्यापार करते थे। साथ ही साथ जड़ी बूटियों की उनको जरूरत थी, जड़ी बूटियों की, रत्नों की जरूरत थी, कीमती जो रत्न थे उसकी जरूरत थी, कीमती रत्न, नील की भी जरूरत थी, इत्यादि चीजों की जरूरत जो है कि यूरोप को थी। और ये जो यूरोपीय व्यापारी थे वो 3 रास्तों से जो है व्यापार करते थे। और खासकर जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो अरब सागर का व्यापार लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए इटली जाता था, फिर इटली से जो है कि वो अन्य जो यूरोप के देश हैं वहाँ पे जो है कि भेज दिया जाता था। दूसरा जो है कि ये आपका जो है कि फारस की खाड़ी होते हुए, होर्मुज बंदरगाह और होते हुए सीधा जो है कि टर्की होते हुए दूसरा व्यापार का रास्ता था। तीसरा जो है कि बेरन, खैबर और जो है कि इस दर्जे से होकर जो है कि ये व्यापार होता था। लेकिन जब 1453 ईस्वी में आप जानते हैं कुस्तुनतुनिया पे जो है कि अरबों का तुर्कों का अधिकार हो जाता है, फिर उसके बाद जो है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो अरब के व्यापारी हैं, जो तुर्क के व्यापारी हैं, इधर इटली के व्यापारी हैं, इनकी मनमानी होने लगती है। और ये क्या करते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, पश्चिमी यूरोप के देश हैं, ये यहाँ पे जो है इस व्यापार में उनको हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। और जब ये हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो उसी क्रम में पुर्तगाल और स्पेन पहला प्रयास करते हैं कि किसी तरह से उनको एक नए रास्ते का जो है पता चल जाए और वो जो है भारत और जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है उनके साथ जो है व्यापार कर सकें। और इसी क्रम में क्या होता है, मैंने आपको यह भी चर्चा किया था कि सबसे पहले पुर्तगाल प्रयास करता है, सबसे पहले पुर्तगाल प्रयास करता है। और पुर्तगाल का जो शासक है उस समय कौन है, हेनरी द नेविगेटर। मैं बस क्लास अभी रिवाइज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है कि इसके आगे बढ़ूंगा। इसीलिए हेनरी द नेविगेटर वहाँ का शासक है, नेविगेटर। ये किसको भेजता है, वो बार्थोलोमियो डियाज को भेजता है, बार्थोलोमियो डियाज को बात। और कब भेजता है, 1487। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ तक पहुँचता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण वाले बिंदु तक पहुँचता है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु तक पहुँचता है। उसको ये नाम क्या देता है, केप ऑफ स्टॉर्म नाम देता है, केप ऑफ स्टॉर्म, यानी तूफानी अंतरीप नाम देता है, तूफानी अंतरीप। कौन, बार्थोलोमियो डियाज। और इसी द्वीप को हेनरी द नेविगेटर क्या नाम देता है, उत्तम आशा अंतरीप, उत्तम आशा अंतरीप, आशा अंतरीप नाम देता है, यानी केप ऑफ गुड होप नाम देता है, गुड होप।
गुड होप नाम देता है। फिर जो है कि इसी क्रम में ये देखो 1487 में ये घटना होती है कि पुर्तगाल का शासक भेजता है। अगले क्रम में पुर्तगाल से ही सटा हुआ, आप लोग जो है कि अगर मैप में देखोगे तो इधर पुर्तगाल है, इधर स्पेन है, तो स्पेन की महारानी है इसाबेला। इसाबेला वो 1492 ईस्वी में इटली का एक नाविक है कोलंबस, कोलंबस उसको भेजती है। और कोलंबस क्या करता है, एक नई दुनिया की खोज करता है, नई दुनिया की। कब? 1492 ईस्वी में। और उस नई दुनिया का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे, प्यूची के नाम पे अमेरिका पड़ता है, अमेरिका पड़ता है, अमेरिका। और फिर उसके बाद आप जानते हैं 1498 ईस्वी में, अगले क्रम की हम बात करें, फिर जो है पुर्तगाल का एक नाविक है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरीप को यानी केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत में आता है। और भारत में जब वो आता है यानी भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज कर लेता है। कौन? वास्को डी गामा। ये आपका पुर्तगाल है। इस रास्ते से जो है कि होकर इधर से जो है कि कहाँ पहुँचता है? केरल के कालीकट बंदरगाह पे। वहाँ पे एक द्वीप है कप कटापू, कप कडापू, कडापू द्वीप है। ठीक है। यहाँ का जो शासक है उसका नाम है कृष्ण प्रथम। वो क्या करता है? वास्को डी गामा का स्वागत करता है। लेकिन यहाँ के जो अरब व्यापारी थे वो क्या कहते हैं? वास्को डी गामा का विरोध करते हैं। और मैंने आपको बताया था वास्को डी गामा जब यहाँ से वापस जाता है तो उसका आने जाने में जो खर्च हुआ था और सामान को खरीदने में जो खर्च हुआ था, और जब वो जाके जो है कि यूरोप में उन चीज़ों को बेचता है तो उसको 60 गुना फायदा होता है। यानी मैंने आपको बताया था कि कितना फायदेमंद था भारत के साथ उनका व्यापार। और चूंकि गर्म मसालों की डिमांड वहाँ पे हमेशा बनी रहती थी, इसलिए जो है ये व्यापार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो जो है बहुत फायदेमंद है, दूसरा जरूरत की चीजें उनको कहाँ से मिल रही है? भारत और जो है कि दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों से मिल रही है। अब हम जो है कि आगे बढ़ेंगे और जो है कि बताएंगे कि किस प्रकार से पुर्तगाली यहाँ पे अपना जो है कि कोठियाँ बनाने की शुरू कर देते हैं और किस प्रकार से जो है कि वो कोठियाँ बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है कि और जो यूरोप की जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से भारत में आती हैं। यानी जब भारत में नए रास्तों को खोज लिया गया है तो जाहिर सी बात है इस बात का पता यूरोप के अन्य देशों को जब पता चलेगा तो वह भी प्रयास करेंगे भारत में आने का। तो वो जो आते हैं तो उनका क्रम क्या है इसको अब देख लीजिएगा। सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है? डच आते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है? अंग्रेज आते हैं। और फिर उसके बाद आता है आपका फ्रांसीसी। ये 4 कंपनियां मुख्य हैं। बीच में जो है डेनिश भी आता है, वो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना होता है, हम क्लास लेते हुए उसको बता देंगे। तो पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली जो है कि यानी पी से इसको डिनोट कर लीजिए, इसको डी से डिनोट कर लीजिए, इसको ए से और इसको एफ से, यानी पी डी ए एफ से आप याद कर लीजिए जो आने का क्रम है अगर वनडे वगैरह देते हो तब। अगर वहीं पे जो है कि आप सिविल का एग्जाम दे रहे हो तो सिविल के एग्जाम में पुर्तगाली कंपनियों का नाम पूछ देता है, पुर्तगाली कंपनियों के आने का कारण पूछ देता है। आपको 4-5 कारण दिए होंगे, उसमें से एक आपको बताना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब क्लास में और जो है कि बताते हैं कि किस प्रकार से जो है कि ये कहाँ कहाँ अपनी जो है कि बस्तियां बसा रहे हैं। चलिए अब देखो सबसे पहला पुर्तगाली कौन है? पहला पुर्तगाली जो भारत में आया है, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा। कब आया है? 1498। फिर उसके बाद दूसरा पुर्तगाली आएगा, दूसरा पुर्तगाली, क्योंकि ये पूछा जाता है। ये कौन है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये दूसरा पुर्तगाली है।
और ये वास्को डिगामा जो आया है, कभी कभी तारीख इसका पूछ देगा तो कहीं कहीं 17 मई आपको मिलेगा, कहीं कहीं 20 मई मिलेगा, यानी 20 मई 1498, 20 मई ज़्यादा ऑथेंटिक है। फिर उसके बाद जो है कि आप देख रहे हैं कि 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर से आता है, वास्को डिगामा फिर से भारत आता है, फिर से भारत आता है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि वास्को डिगामा भारत कुल कितनी बार आया है, तो वास्को डिगामा जो है भारत कुल 3 बार आया है। ठीक है, कितनी बार आया है, कुल 3 बार आया है। तो पहली बार कब आया है वो 1498 ईस्वी में, दूसरी बार कब आया है 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार कब आया है 1524 ईस्वी में। और जब वो 1524 ईस्वी में आता है तो यहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है वास्को डिगामा की, और कोचीन में उसका जो है कि कब्रगाह बनाई जाती है, दफना दिया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो पुर्तगाली यहाँ पे आ चुके हैं, कब 1498 ईस्वी में, नए रास्तों को खोज के वो यहाँ पे आए। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं कहाँ से, भारत के अंदरूनी क्षेत्रों से, तो यहाँ पे अब वो क्या करेंगे, तटीय क्षेत्रों पे, क्योंकि जल के मार्ग से आए हुए हैं, तो यहाँ पे वो अपनी कोठियाँ बनाएंगे, फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। यहाँ पे वो क्या करेंगे, फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, कोठियाँ बनाएंगे। यानी ये फैक्ट्रियाँ और कोठियाँ क्या होती थी इसके बारे में बता दूं। फैक्ट्री या कोठी का मतलब उस समय गोदाम हुआ करता था, गोदाम। अब उनको जो है मान लो जरूरत है मसालों की, तो अंदरूनी भाग से गए मसाले खरीद के लाए, यहाँ कर दिया। उनको जरूरत है कपड़े की, वो अंदरूनी भाग से गए कपड़े खरीदे, यहाँ पे स्टोर कर दिया। उनको हीरे मोती और जो है कि नक्काशी वाली चीजों की जरूरत है, यहाँ से जो है कि स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद जो है कि ये जल मार्ग से जो है कि क्या करते थे, यूरोप के देशों को भेज देते थे, पुर्तगाल जाता था, फिर उसके बाद जो है कि अन्य देशों में ये चला जाता था। तो आपसे पूछा जाता है पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ पे स्थापित की थी, कोचीन में। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, 1503 में कोचीन में। फिर एक कोठी स्थापित हो गई, यानी एक गोदाम आपका बन गया यहाँ पे। अब जैसे आप ही जाते हो कहीं पे कमाने जाते हो, कुछ करने जाते हो, व्यापार करने जाते हो, तो आप क्या करोगे, पहले एक जगह अपना अड्डा बनाओगे, फिर दूसरी जगह अड्डा बना लेते हो, तीसरी जगह। इसी तरह से जो है जब पुर्तगाली आए हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं, पहले एक जगह वो अपनी कोठी बना रहे हैं। 1503 ईस्वी में प्रथम कोठी बनती है, फिर 1505 ईस्वी में कन्नानौल में कोठी बनती है। पहली कहाँ बनती है, कोचीन में, दूसरी कन्नानौल में बनती है, कन्नानौल में। इसको कन्नूर भी कहा जाता है, ये भी केरल में है। फिर आप देखेंगे तीसरी कोठी बनती है, चौथी कोठी बनती है। इस तरह से भारत के अधिकांश भागों पे इनकी कोठियां बनना शुरू हो जाती है, यानी इनके गोदाम बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो गोदाम है इसमें क्या है कि अंदर के वाले भागों से ये सामान को खरीदते हैं, वहां स्टोर करते हैं, फिर जो है कि उसको भेज दिया जाता है, कहाँ, यूरोप के देशों में भेज दिया जाता है। अब देखो क्योंकि पुर्तगाली आ चुके हैं, यहाँ पे गोदाम भी वो बना रहे हैं। अब जो है कि वो क्या करेगी, यहाँ के व्यापार को स्टेब्लिश करने के लिए वो यहाँ से गवर्नर भेजेंगे। क्या करेंगे, गवर्नर भेजेंगे, गवर्नर। तो वो गवर्नर जब यहाँ पर आएंगे, एक तो वो व्यापार को गवर्न करेंगे, दूसरा वो देखेंगे कि उनके जो व्यापार है उस पर जो है किसी और का आधिपत्य न हो सके। तीसरा वो करेंगे कि यहाँ पे जो सिचुएशन देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी चीज को अगर कब्जे में लिया जा सकता है तो वो उस क्षेत्र को जीतने का भी प्रयास करेंगे। तो आप देखिएगा कि वो क्या करते हैं, आते तो व्यापार करने के लिए, जब यहाँ पे उनको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे जो है अपने साम्राज्य को भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर पहले आया है, उसने क्या क्या काम किया है, फिर उसके बाद कौन सा महत्वपूर्ण गवर्नर है, उसके बाद महत्वपूर्ण गवर्नर कौन है, कहाँ कहाँ पे इनकी और कोठियां बनी है, सब जो है कि हम जो है कि देखते हुए चलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, पहला पुर्तगाली गवर्नर गवर्नर कौन है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आया है ये, 1505 ईस्वी में। और कब तक रहा है ये, 1509 ईस्वी में। अब ये आएगा
क्योंकि पहला पुर्तगाली गवर्नर है तो आएगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। जब वो काम करेगा तो उसने कौन कौन से काम किए हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा। टाइम पीरियड है इसका 1505 से लेकर 1509 ईस्वी। ठीक है। अब इसने कौन कौन सा काम किया है, तो सबसे पहले तो इसका उद्देश्य देख लीजिए, क्यों इसको जो है गवर्नर बनाया गया है। उद्देश्य, तो उद्देश्य इसका ये है पुर्तगालियों के जो दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार है उनको सुरक्षित करना। दक्षिण पूर्व एशिया के जो व्यापार है, एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना, को सुरक्षित करना, यानी ये उद्देश्य है इसका। फिर उसके बाद जो है ये आता है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई ना कोई वो काम करेगा। तो उसने शांत जल की नीति अपनाई। शांत जल की नीति अपनाई। अब ये शांत जल की नीति क्या है, पॉलिसी ऑफ, इसको ब्लू वाटर कहते हैं, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ब्लू वाटर। ठीक है, ये नीति अपनाई, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। फिर उसको जो है कि क्या किया उसने, कि जब वो भारत में आता है तो आपको मैंने बता दिया है कि 1505 में उसने कन्नानौर में जो है कि एक कोठी भी स्थापित की है। 1505 में कहाँ पे, कन्नानौर में, कन्नूर इसको भी कहते हैं। और दूसरा उसने अंजाडीवा में भी कोठी स्थापित की है। अंजाडीवा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है कि देख लीजिएगा, अंजाडीवा भी वहीं पर है। और साथ ही साथ वो क्या करता है कि 1509 में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, वो क्या करता है कि इसकी जो नौसेना है वह तुर्की को, मिस्र को और जो गुजरात है, गुजरात, तुर्की, मिस्र, इन तीनों की संयुक्त सेना को हराता है। संयुक्त सेना को पराजित करता है। अर्थात आप देख रहे हैं गुजरात कहाँ पे है, भारत में है। तुर्की कहाँ पे है, पश्चिम एशिया में है, जो इसी को जो है कि एशिया माइनर भी कहा जाता है। मिस्र कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ये तीनों जो है कि जो पुर्तगाली है इसकी सेना को जो है कि हराना चाहते थे, इनके प्रभाव को कम करना चाहते। यानी 1509 तक क्या होता है, पुर्तगालियों का प्रभाव जो है जल में काफी हो जाता है। तो तीनों जो है कि संयुक्त रूप से जो है कि क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पुर्तगालियों को हरा दिया जाए। कौन, गुजरात की सेना, तुर्की और मिस्र। और इन तीनों की संयुक्त सेना को कौन हरा देता है, पुर्तगाली हरा देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब पुर्तगाली इस सेना को हरा देंगे तो वर्चस्व किसका हो जाएगा जल पे, वर्चस्व किसका हो जाएगा जल पे, पुर्तगालियों का वर्चस्व हो जाएगा। यानी नौसेना जो है पुर्तगालियों की क्या होगी, उस समय शक्तिशाली रूप से उभरेगी। फिर उसके बाद ये तो पहला पुर्तगाली गवर्नर हो गया, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। टाइम पीरियड इसका क्या है, 1505 से लेकर 1509 ईस्वी। उद्देश्य इसका क्या था, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षित करने का उद्देश्य था। इसने कौन सी नीति अपनाई है, तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर अपनाई है, शांत जल की नीति अपनाई है। इसको नीले पानी की नीति भी कहते हैं, नीले पानी की नीति भी कहते हैं। इसने क्या किया है, एक तो जो है 1505 ईस्वी में कन्नूर और अंजाडीवा पे जो है कि क्या किया है, इसने अपनी कोठियां बनाई है, व्यापारिक कोठियां बनाई है। साथ ही साथ देखते हैं 1509 ईस्वी में इसने गुजरात, तुर्की और मिस्र की संयुक्त सेना को हराया है। और इससे क्या हुआ है कि सागर पे जो है कि पुर्तगालियों का वर्चस्व हो गया। अब जो है कि प्रथम गवर्नर हो गया, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका टाइम पीरियड है 1509 ईस्वी से लेकर
15 ईस्वी, 1515 ईस्वी। अब आप देखेंगे कि ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, अब ये क्यों कहते हैं वास्तविक संस्थापक, इसके पीछे भी रीजन होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो पुर्तगाली गवर्नर है उसको जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते, बल्कि द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इसने क्या क्या ऐसा काम किया है कि भारत में इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो देख लेते हैं हम ये। तो आप ये जब गवर्नर बना था उसके पहले ये भारत में एक बार आ चुका था 1503 ईस्वी में, और ये जो है कि उसने जो है कि उस समय जो है कि कोचीन में जो पुर्तगालियों का दुर्ग बना था उस समय, उसमें भी ये शामिल रहा है। आपको मैंने बताया था प्रथम पुर्तगाली जो बस्ती बनी है, प्रथम पुर्तगाली जो कोठी बनी है, कब बनी है? 1503 ईस्वी में। कहाँ पे? कोचीन में। फिर उसके बाद क्या करता है, 1509 ईस्वी में ये जब आता है भारत में, तो इसने जो है कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लेता है। किसको जीत लेता है? गोवा को जीत लेता है। और ये जो गोवा को जीत लेता है, गोवा उस समय बीजापुर के सुल्तान के अधीन था, बीजापुर के सुल्तान के अधीन था, ठीक है। और उस सुल्तान का नाम था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। इससे ये गोवा को जीत लेता है। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये क्या कहता है? गोवा को जीत लेगा। कब? 1510 ईस्वी में। जब ये गोवा को जीत लेगा, अब देखो आए थे व्यापार करने, अब ये क्या कर रहे हैं, शुरू में तो अपनी कोठियां बना रहे हैं, जैसे ही इनको मौका मिल रहा है एक क्षेत्र को ही जीत ले रहे हैं। जब ये क्षेत्र को जीत लेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी चीजों को वहां पे स्टेब्लिश करेंगे, अपनी संस्कृति को वहां पे फैलाएंगे, अपने धर्म को वहां पे फैलाएंगे, अपनी स्थापत्य कला वहां पे लेकर आएंगे, और साथ ही साथ जो है कि अपने व्यापार को जो है कि और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपनी जनसंख्या भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रयास ये करते हैं कि पुर्तगाली जो क्षेत्र है, गोवा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जो है पुर्तगाली क्षेत्र में बदल जाए, और जो इनका विरोध करेगा वो क्या करेंगे, उसका खात्मा भी करेंगे। तो गोवा में ये क्या क्या करते हैं, अभी हम जो है इसके विषय में आपसे चर्चा करते हैं। तो गोवा में ये क्या करते हैं, एक तो धर्म परिवर्तन कराने की ये कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। गोवा को जीत लेते हैं कब? 1510 ईस्वी में। और गोवा में ये क्या करेंगे? धर्म परिवर्तन कराएंगे। यानी धर्म परिवर्तन किस रूप में कराएंगे? जो यहाँ के हिंदू हैं, जो यहाँ के मुसलमान हैं, उनको ये क्या बनाएंगे? ईसाई बनाएंगे। साथ ही साथ ये क्या करेंगे? यहाँ पे चर्च का निर्माण करेंगे। यहाँ की जो स्थापत्य कला है, यानी जो भवनों को निर्माण की कला है, उसमें जो है कि स्थापत्य कला, उसमें अपनी शैली जो है कि लाएंगे। और इनकी जो शैली थी गोथिक शैली, इसको जो है शामिल करते हैं। फिर इसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि यहाँ की महिलाओं से पुर्तगालियों से शादी करने के लिए कहते हैं। महिलाओं से पुर्तगालियों से शादी के लिए कहते हैं, ठीक है। अब जब शादी यहाँ की महिलाओं से करेंगे तो क्या होगा कि इनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी। आप जानते हैं भारत और जो है विश्व की एक संस्कृति है कि महिला के साथ क्या है कि उसका अपना धर्म, अपनी जाति, अपना जो है कि नाम नहीं होता है, बल्कि क्या है, ऐसा जो है व्यवस्था बना दी गई है कि जिस पुरुष के साथ उसकी शादी होती है वही उसका धर्म हो जाता है, वही उसकी जाति हो जाती है और वही उसका सरनेम लगाने लगती है।
तो अब जब महिला से यहाँ पे ये शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब महिला से शादी करेंगे तो एक तो महिला वो ईसाई हो गई, दूसरा उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या होंगे, ईसाई होंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा जो है कि संख्या किसकी बढ़ेगी, ईसाइयों की बढ़ेगी। ठीक है, तो ये काम ये करते हैं। साथ ही साथ ये गोवा में सती प्रथा को जो है कि बैन करते हैं, सती प्रथा को रोक लगाते हैं। और सती प्रथा को रोक लगाते हैं तो आप जानते हैं कि ऐसा ही प्रयास किसने किया था, ऐसा ही प्रयास बाद में चल के राजा राम मोहन राय ने किया था। यानी इसलिए जो है कि ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है क्या हुआ, राजा राम मोहन राय का क्या हुआ, पूर्वगामी हो गया। यानी जो है कि पहले ही जो है इसने सती प्रथा पे रोक लगाने का एक प्रयास किया है। उसके पहले भी आप देखेंगे अकबर वगैरह ने भी प्रयास किया है अपने समय में। तो राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसको कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अब चूंकि मुसलमान है, मुसलमानों के धर्म में ये ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को ये क्या करेंगे, समाप्त करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तो अब जब ये सारी चीजें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है आपको मैं बता दूं 1511 ईस्वी में इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया है, मलक्का पे अधिकार कर लिया है, मलक्का पे। और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी आप देखेंगे वहां पे होरमुज बंदरगाह है, होरमुज बंदरगाह है, वहां पे भी ये कब्जा कर लेंगे। कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये इतना काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की क्या की है, नींव डाली है। और इनको जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो हमने पहला पुर्तगाली गवर्नर देखा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फिर दूसरा पुर्तगाली गवर्नर देखा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बताया कि 1510 ईस्वी में ये गोवा को जीत लेते हैं बीजापुर के सुल्तान से। और गोवा में ये क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ईसाई जो है बनाने की कोशिश करते हैं, चर्च का निर्माण करते हैं, स्थापत्य कला में गोथिक शैली की जो है स्थापना करते हैं, यहाँ की महिलाओं से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं, सती प्रथा पे बैन लगाते हैं, मुसलमानों को जो है मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं 1511 ईस्वी में मलक्का पे कब्जा कर लेते हैं और 1515 ईस्वी में होरमुज बंदरगाह पे कब्जा कर लेते हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं भारत के एक क्षेत्र पे उन्होंने जो है कि कब्जा कर लिया है। ये एक नींव डाल दी है कि अगर पुर्तगालियों में सामर्थ्य हो तो वो क्या करें कि और भी क्षेत्रों को जीत सके। अब जो है तीसरा गवर्नर हम देखेंगे, उनका नाम है नीनो द कुन्ने। ये महत्वपूर्ण गवर्नर है, ठीक है ना। अब क्रम वाइज नहीं चलेंगे बल्कि क्या है, महत्वपूर्ण गवर्नर को पढ़ाएंगे, क्योंकि क्रम वाइज जो है चलने में फालतू की चीजें आएंगी जो आपके काम की चीजें नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो तीसरा महत्वपूर्ण गवर्नर है नीनो द कुन्ने, जो 1529 में आता है और 1538 तक भारत में बना रहता है। उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। फिर एक और गवर्नर है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम जो है चर्चा करेंगे कि भारत में जो पुर्तगाली है उन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बस्तियां बसाई है, कौन कौन से जो है कि कोठियां बसाई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी शैली अपनाई है यहाँ पे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम जो है कि चर्चा करेंगे कि आखिर इतना सब होते हुए भारत में जो है पुर्तगाली असफल क्यों होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो जो है कि आप लोगों के पास पहुंचती रहे। ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है कल मैं जो है अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा। धन्यवाद।